हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 8 के बारे में, दैट इज़ मेटालर्जी। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने रिएक्शंस ऑफ मेटल्स के बारे में टॉपिक को शुरुआत की थी। उसमें हमने रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली, और उसके बाद रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ वाटर उसके बारे में जानकारी ली। मेटल किस तरह से वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, उनके बारे में अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो किस तरह से रिएक्ट होते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है। इन द अर्लियर चैप्टर वी हैव लुक्ड इनटू द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ एसिड। आर ऑल द मेटल्स इक्वली रिएक्टिव। अभी उन्होंने पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन कि पीछे के जो चैप्टर्स थे, थर्ड चैप्टर हो गया या फिर कौन सा सेकेंड चैप्टर आप देख सकते हैं। सो मेटल जो है जितने भी, वो क्या है, रिएक्ट होते हैं एसिड के साथ। वी लुक इनटू द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ एसिड। मेटल की रिएक्शन हम अन्य एसिड के साथ देखी है। आर ऑल मेटल्स इक्वली रिएक्टिव। क्या सभी मेटल्स इक्वली रिएक्टिव होते हैं, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो ऑब्वियसली आंसर है नो, सभी मेटल जो है इक्वली रिएक्टिव नहीं होते। व्हेन द सैंपल्स ऑफ, उन्होंने कहा है, व्हेन द सैंपल्स ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये 4 मेटल लिए हैं, उनका सैंपल्स लिया है, आर ट्रीटेड विथ अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अगर मेटल जो है और उनका सैंपल्स हम किसके साथ कंबाइन करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उनकी रिएक्शन करते हैं, सल्फेट्स और क्लोराइड सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स आर फॉर्म। तो उस केस में क्या हो जाता है, सल्फेट्स या फिर क्लोराइड सॉल्ट जो है मेटल के, वो तैयार हो जाते हैं। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस जो है इस रिएक्शन में लिबरेट होता है। एंड द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स कैन बी इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको जैसे जर्नल में भी एक एक्सपेरिमेंट दिया है रिएक्टिविटी सीरीज जो है चेक करने का, तो उसमें भी रिएक्टिविटी सीरीज दी है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज किस तरह से है, देखिए ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। यहाँ पर हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो मैग्नीशियम बताया। मैग्नीशियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव देन द एल्यूमिनियम। जो हमने 4 मेटल लिए थे उसकी ही सीरीज़ उन्होंने यहाँ पर दी है। मैग्नीशियम इज़ हाईली रिएक्टिव देन द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव देन द जिंक, एंड जिंक इज़ हाईली रिएक्टिव देन द फेरस। यानी कि आयरन से भी जिंक जो है वो थोड़ा रिएक्टिव है। सो इसमें सबसे मोस्ट रिएक्टिव हो गया मैग्नीशियम एंड लेस रिएक्टिव हो गया क्या, फेरस। सो इस तरह से आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो याद में रखनी है। चलिए देखते हैं, तो उनकी रिएक्शन जब हो जाती हैं जितने भी मेटल्स हैं, यहाँ पर एक्चुअली मेटल जो है, तो ये 4 मेटल्स हैं, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, फेरस है या फिर जिंक है। सो मैग्नीशियम व्हेन इट गेट्स कंबाइंड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट होता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड, सो उसके क्या बन जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड्स बन जाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। वैसे ही एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सो उसका भी एल्यूमिनियम AlCl3 ऐसे प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है, एंड हाइड्रोजन की जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाता है। सेम कंडीशन फेरस के बाद साथ होती है। फेरस जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर रिएक्ट हो जाता है, सो उसका भी प्रोडक्ट जो है FeCl2 बनता है एंड हाइड्रोजन गैस उसमें भी लिबरेट हो जाता है। एंड जिंक जो है, जिंक अगर रिएक्ट होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सो उस सबकी तरह जिंक का भी जिंक क्लोराइड तैयार हो जाता है और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है। तो यहाँ पर जब कौन से भी ये जो 4 मेटल्स हैं, इनके बारे में हमने देखा कि मेटल्स अगर रिएक्ट हो जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो
उनके जो है वो क्लोराइड्स बन जाते हैं, और क्लोराइड्स के साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो है, इन चारों रिएक्शन में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस हर जगह क्या हो गया है, लिबरेट हो गया है। तो यहाँ पर आपको जो ये टॉपिक दिया है, एक्चुअली ये रिएक्शन किसके साथ है, मेटल की रिएक्शन, अगर मेटल रिएक्ट होते हैं तो किसके साथ, एसिड के साथ। तो यहाँ पर हेडिंग जो है, आपको यहाँ पर हेडिंग जो है ये चेंज करना है, दैट इज रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ एसिड। यहाँ पर लिखोगे आप एसिड। बुक में अगर आपके प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है तो आपको ये करेक्ट करके लेना है। मेटल जो है वो किसके साथ, एसिड के साथ अगर रिएक्ट होते हैं तो किस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, उसके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पर बताया है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ अ नाइट्रिक एसिड। अगर मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है, देखिए नाइट्रेट्स सॉल्ट, नाइट्रेट के सॉल्ट जो हैं ऑफ मेटल्स आर फॉर्म्ड ऑन द रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ अ नाइट्रिक एसिड, क्योंकि ये भी एक टाइप का एसिड ही है, नाइट्रिक एसिड। सो नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मेटल्स रिएक्ट्स हो जाते हैं सो नाइट्रेट के सॉल्ट्स तैयार हो जाते हैं मेटल्स के। एंड यहाँ पर देखिए वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अलग अलग ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन के, जैसे N2O, NO या फिर NO2 आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विथ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन पर यह डिपेंड करता है कि किस टाइप का या फिर कौन सा ऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन का तैयार होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नाइट्रिक एसिड का अगर डाइल्यूट होगा तो अलग टाइप का ऑक्साइड तैयार हो जाएगा नाइट्रोजन का, कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो अलग होगा। तो ये जो दो रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं तो ये आपको लर्न करनी है अच्छी तरह से, या फिर लिख कर प्रैक्टिस करनी है इन रिएक्शन की। देखिए ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 2-2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन, सो तब आपको लिखना है। यहाँ पर कॉपर जो है, जैसे यहाँ पर बताया है कॉपर रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड लिया है लेकिन कैसा नाइट्रिक एसिड है, वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, उसके साथ अगर रिएक्ट होता है कॉपर तो यहाँ पर क्या बन जाता है, कॉपर नाइट्रेट मिल जाता है हमें। सो कॉपर CuNO3 ट्वाइस, ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। और प्लस ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं तो वो तैयार हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर NO2 तैयार हो गया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तैयार हो गए हैं। एंड इस कंडीशन में वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वी आर गेटिंग इन दिस रिएक्शन। सो ये आपको इस तरह से कॉपर के बारे में हो गया। अगर यही कॉपर हम 3 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल था कॉपर का सॉलिड स्टेट में, यहाँ पर अगर ज़्यादा 3 मॉलिक्यूल्स अगर हम कॉपर के लेते हैं और उसके साथ कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड ही है लेकिन वो डाइल्यूट फॉर्म में है। सो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड अगर रिएक्ट होते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर के साथ, सो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, सेम प्रोडक्ट हमें मिलता है, कॉपर नाइट्रेट ही मिलता है CuNO3 ट्वाइस। लेकिन यहाँ का ये जो है ये रिएक्टर प्रोडक्ट जो है ये थोड़ा चेंज होता है। यहाँ पर आपको ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन का वो अलग मिलता है। ऊपर की कंडीशन में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की वजह से हमें यहाँ पर क्या मिला था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला था, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड ही मिला है विच इज़ इन गैसियस स्टेट। एंड अगेन मॉलिक्यूल जो है वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर हमें मिलते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर्स गेट रिलीज बिकॉज दिस इज़ अ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। सो इस तरह से हमें ये दोनों रिएक्शन जो है वो प्रॉपरली याद रखनी है। इनमें प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट में जो ऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन के वो अलग अलग है, कॉन्सेंट्रेटेड जो नाइट्रिक एसिड है उस केस में अलग है एंड डाइल्यूट जो नाइट्रिक एसिड है उस केस में अलग है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में इसके ऊपर आपको 1 मार्क या फिर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया क्या होता है, या फिर MCQ के लिए भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्वा रेजिया क्या है, देखिए एक्वा रेजिया इज़ अ हाईली करोजिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। ये एक करोजिव एंड द फ्यूमिंग लिक्विड है जिसमें से फ्यूम्स निकलती रहती है एंड इट इज़ द वन ऑफ द few reagent which can dissolve the noble metals like gold and platinum।
ये ऐसा एक रीएजेंट हम कह सकते हैं उसको कि है, या फिर ऐसा एक लिक्विड है जिसमें क्या हो सकता है, नोबल मेटल भी डिज़ोल्व हो सकते हैं। हालांकि आपको जैसे पता है नोबल मेटल किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते, वो नेचर में भी, एनवायरनमेंट में भी, वो कौन से भी फैक्टर के साथ रिएक्ट नहीं होते, चाहे वो टेम्परेचर है, वाटर है, एसिड है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते। लेकिन वैसे नोबल मेटल अगर हम इस एक्वा रेजिया के अंदर डाल दें तो वो क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। एक्वा रेजिया इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, हमेशा एक्वा रेजिया फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं बाय मिक्सिंग कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दो एसिड के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखने हैं। क्या क्या मिक्स किया जाता है, कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। ये दो जो एसिड हैं उनको अगर मिक्स करते हैं हम इन रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का। ये रेशो जो है वो 3:1 रेशो में आपको ये लेने हैं। मतलब एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये जो है वो 3:1 रेशो में आप अगर लेते हैं, और वो भी दोनों एसिड जो है वो कॉन्सनट्रेटेड एसिड होने चाहिए, तो उनसे क्या बन जाता है, एक्वा रेजिया बन जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। यहाँ पर बताया है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट्स एंड अदर मेटल्स। मेटल्स की रिएक्शन अगर सॉल्ट्स के साथ हो जाती है, मतलब दूसरे मेटल्स के सॉल्ट्स के साथ हो जाती है, तो क्या होगा। तो उसके लिए एक यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है आपको समझाने के लिए। देखिए इसमें ट्राई दिस में एपरेटस क्या लगने वाले हैं, कॉपर वायर, आयरन नेल, बीकर एंड द बिग टेस्ट ट्यूब। केमिकल्स में एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है हमने, एंड कॉपर सल्फेट। ये दूसरा भी, मतलब ये फेरस भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, इनके हमने क्या लिए हैं, सल्फेट्स के सॉल्यूशन लिए हैं। तो इनकी रिएक्शंस क्या हो जाएगी, देखिए प्रोसीजर में आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको दो टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही है, बड़ी वाली टेस्ट ट्यूब है ये। यहाँ पर टेक अ क्लीन कॉपर वायर एंड द क्लीन आयरन नेल। दो चीज़ें लेनी है आपको, एक क्लीन कॉपर वायर लेनी है और एक क्लीन आयरन का नेल लेना है। देन डिप द कॉपर वायर इन द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर वायर को फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके रखना है, एंड द आयरन नेल इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और आयरन नेल जो है वो कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में रखना है। कीप ऑन ऑब्जर्विंग कंटिन्यूसली एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। कुछ इंटरवल के बाद आपको ऑब्जर्व करते रहना है, फिक्स्ड इंटरवल के बाद, जैसे हर 1 घंटे के बाद या फिर हर आधे घंटे के बाद आपको ये ऑब्जर्व करना है क्या रिएक्शन हो रही है। इन विच टेस्ट ट्यूब द रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कौन से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो जाएगी, एंड हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज दैट रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन हो चुकी है, और व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन, और वो टाइप जो है वो रिएक्शन का कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम आगे देखेंगे उसके बारे में कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने आयरन डाला है, मतलब कॉपर के साथ आयरन रिएक्ट होगा, और यहाँ पर फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या डाला है हमने, कॉपर की वायर डाली है, तो उसके साथ फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ कॉपर रिएक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो कुछ भी रिएक्शन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड है, रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। वो मेटल जो है वो पर्टिकुलर कॉपर हो या फिर आयरन हो, कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उसके ऊपर ये चीज़ आएगी कि जो मेटल रिएक्टिव रहेगा वो रिएक्ट होगा, जो मेटल नहीं रिएक्टिव होगा रिएक्ट होगा, तो वो, या फिर जो मेटल लेस रिएक्टिव होगा वो नहीं रिएक्ट करेगा। तो चलिए इसके बारे में आगे हम बात करेंगे विस्तार से। इस तरह का ये कुछ सेटअप है, आपको ध्यान में रखना है कुछ। अभी यहाँ पर देखिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, उसमें ही आंसर दिया है इस एक्टिविटी का, इस टॉपिक में आपको आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बताया देखिए, वी हैव सीन दैट रिएक्टिविटी ऑफ ऑल मेटल्स इज़ नॉट सेम। सभी मेटल जो है वो रिएक्ट होंगे ही, ऐसा नहीं कह सकते हम। सभी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होंगे, सभी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होंगे, सभी मेटल
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो रिएक्टिविटी जो है वो मेटल की सेम नहीं है। हाउएवर द रिएजेंट ऑक्सीजन, वाटर, acids are not useful to determine the relative reactivities of all metal। इस वजह से इनका हम यूज़ नहीं कर सकते। ऑक्सीजन से या फिर वाटर के साथ या फिर एसिड के साथ सभी मेटल्स को रिएक्ट करके हम नहीं देख सकते, क्योंकि अगर ऐसे हमने किया भी तो भी उससे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। क्योंकि कुछ मेटल जो है, जैसे आपको पता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, कुछ मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, कुछ मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं। सभी के सभी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होंगे, या फिर एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस वजह से ये पैरामीटर्स के बेसिस पर हम रिएक्टिविटीज़ के बारे में मेटल के डिसाइड नहीं कर सकते। एज ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद देम, सभी मेटल्स रिएक्ट नहीं होते। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद द सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ द अदर मेटल्स सर्व्स दिस पर्पस। इस वजह से हमने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है मेटल्स की हो जाएगी सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन किसका? सॉल्ट्स ऑफ द अदर मेटल, दूसरे मेटल का जो सॉल्ट है। जैसे ऊपर के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कॉपर सल्फेट है या फिर फेरस सल्फेट है, ये सॉल्ट्स हैं उस मेटल के। सो वो उसके साथ जो मेटल है जब रिएक्ट होगा तब वो कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करता है उसके ऊपर से हम डिसाइड कर पाएंगे, तो वो रिएक्टिव मेटल है या फिर लेस रिएक्टिव है, तो वो चीज़ जानेंगे। तो इफ़ अ मेटल ए डिस्प्लेसेस द अनदर मेटल बी फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स, बी का सॉल्यूशन है सॉल्ट सॉल्यूशन, और ए मेटल अगर उसको बी को डिस्प्लेस करता है उस सॉल्ट सॉल्यूशन में से, देन इट मीन दैट ए इज़ द मोर रिएक्टिव दैन द बी। सो मेटल जो है, मेटल ए इज़ अ मोर रिएक्टिव दैन द मेटल बी। इसका यही मीनिंग हुआ कि मेटल ए जो है वो हाईली रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है मेटल बी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने वही चीज़ बताई है। यहाँ पर मेटल ए और सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है मेटल बी का। सो प्रोडक्ट में अगर हमें सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल ए का मिलता है, बी को रिप्लेस करके ए अगर यहाँ पर आ जाता है बी की जगह, सो मेटल बी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। सो उसको ही हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। सो इसमें मेटल ए जो है वो क्या है? मेटल ए जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, मतलब ये जो मेटल है वो रिएक्टिव मेटल है एज़ कंपेयर टू द बी। बी जो है वो लेस रिएक्टिव है, इस वजह से वो क्या हो जाएगा? साइड में हो जाएगा। सो यहाँ पर आंसर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन इन द प्रीवियस एक्टिविटी विच मेटल इज़ अ मोर रिएक्टिव, कॉपर और आयरन। ऐसे यहाँ पर उन्होंने पूछा है कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है या आयरन रिएक्टिव है, तो उसका आंसर जो है तो यहाँ पर दिया है उन्होंने। देखिए, इन द प्रीवियस एक्टिविटी आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड कॉपर। आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से के सॉल्यूशन में से आयरन क्या करता है? आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करता है। इट मीन्स दैट द मेटेलिक आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन द मेटेलिक कॉपर। इसका अर्थ क्या हो गया? आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, कॉपर मेटल के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ दी है अक्सर एग्ज़ाम में आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है या कुछ मेटल्स के नाम दिखाई देते हैं, वो किसके साथ रिएक्ट होते हैं, कैसे रिएक्ट होते हैं, वेदर दे आर हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ का ये आपको जो है डायग्राम दी जाती है एग्ज़ाम में, और उसके ऊपर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आइदर 3 मार्क के लिए वगैरह ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं इस पर से। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं। साइंटिस्ट ने एक मेटल की रिएक्शन दूसरे मेटल के सल्फेट्स के साथ की और उसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करता है ये डिटरमाइन किया। द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एज अ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में डिफाइन के लिए क्वेश्चन जब आता है तब
रिएक्टिविटी सीरीज किसे कहा जाता है मेटल्स का, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए, तब आपको लिखना है रिएक्टिविटी सीरीज मीन्स व्हाट, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो ऑर्डर किसकी, ऑफ रिएक्टिविटी की जो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सो वो जो अरेंजमेंट है उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं मेटल की, क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे इस यहाँ पर आप देख सकते हो, मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, मेटल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स का ग्रुप एक होता है, दूसरा है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल एंड तीसरा है लेस रिएक्टिव मेटल्स। अभी देखते हैं 1 बाय 1 इस अगर डायग्राम को आप ठीक तरह से अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग मेटल्स का ये जो है वो तीनों टाइप के मेटल जो है वो तीनों कैटेगरी के मेटल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखते हैं हाईली रिएक्टिव में कौन कौन से मेटल आते हैं, जो देखिए ऊपर के लेयर में ये सारे जो मेटल्स है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, दैट इज़ पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, दीज आर व्हाट, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। देन उसके बाद जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसका मिडल पोर्शन जो शुरू होता है, जिसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड टिन एंड लीड, ये सारे मेटल आते हैं। मतलब मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, ये क्या है, ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल हैं। एंड कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, ये तीनों जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव हैं, लेस रिएक्टिव मेटल कहा जाता है। एंड गोल्ड जो है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर गोल्ड को नीचे रखा है सबसे, वो भी लेस के लेस, मतलब बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है, उसकी रिएक्शन जो है वो किसी के साथ नहीं होती। सो ये जो है ये एक्चुअली गोल्ड जो है वो नोबल मेटल में आता है, नोबल एलिमेंट में, इस वजह से उसको अलग यहाँ पर लिखा है। बाकी के जो जितने दिखाई देते हैं, ये फर्स्ट जो है वो फर्स्ट ग्रुप आपको हाईली रिएक्टिव मेटल्स का ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, एंड थर्ड ग्रुप में ये सारे जो है कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, ये लेस रिएक्टिव मेटल है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है रिएक्टिविटी सीरीज़ को। सो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है हमें देखना है, दैट इज़ रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ अ नॉन मेटल। मेटल अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए नोबल गैसेस लाइक हेलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, ये तीन जो गैसेस है, तीनों के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। नोबल गैसेस लाइक हेलियम, नियॉन, आर्गॉन डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सो फार वी हैव सीन फ्रॉम द reactions of metals that cations are formed by the oxidations of the metal। जैसे हमने देखा है मेटल्स हमेशा कैटायंस तैयार करते हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन तैयार करते हैं। जब भी कभी किसी के साथ रिएक्ट होते हैं मेटल्स तो पॉजिटिव चार्ज आयन तैयार करते हैं। इफ़ वी लुक इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अगर कुछ मेटल्स का या फिर नॉन मेटल्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं, it will be seen that driving force behind the reaction is to attain the electronic configurations of the nearest noble gas। so driving force जो है मतलब हर एक मेटल जो है या फिर नॉन मेटल लीजिए, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, देते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के, और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, रिसीव करते हैं। सो ये क्यों चीज़ें होती है, मेटल्स डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल जो है वो रिसीव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, उनका पर्पज़ एक ही रहता है, उनको डुप्लेट या ऑक्टेट कंडीशन फुलफिल करनी रहती है, जो कि नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसकी तरह उनको क्या बनना रहता है, स्टेबल बनना है। इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो करते हैं विथ कंप्लीट ऑक्टेट। उनको लगता है कि ऐसे मतलब हम इलेक्ट्रॉन देने के बाद या फिर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हर एक मेटल जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करता है, इस वजह से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मेटल डू दिस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन वाइल नॉन मेटल डू दिस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, आपको पता है। मेटल जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं
एंड नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इस वजह से वो क्या बन जाते हैं, एक स्टेबल बन जाते हैं। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द नोबल गैसेस बीइंग कंप्लीट, जैसे आउटर मोस्ट शेल जो आप देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो है उनकी, जो नोबल गैसेस की अगर हम आउटर मोस्ट शेल देखते हैं तो उसमें वो कंप्लीट रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी डुप्लेट हैं या फिर ऑक्टेट कंडीशन है वो फुलफिल हुई रहती है। सो इस वजह से दे आर केमिकली इनर्ट, इस वजह से नोबल गैसेस जो है वो कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो यू हैव सीन इन द लास्ट स्टैंडर्ड दैट द आयनिक कंपाउंड ऑफ सोडियम क्लोराइड इज अ फॉर्म एज अ सोडियम मेटल gives away the one electron while the non-metal chlorine takes up the one electron। तो जैसे आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है, सोडियम क्लोराइड ये कंपाउंड कैसे तैयार हो जाता है। जो सोडियम मेटल है वो क्या करता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1। सो वो 1 जो है आउटर मोस्ट शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से सोडियम क्या करता है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है। एंड क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्लोरीन का क्या है 2 8 7, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन का। सो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि उसकी ऑक्टेट कंडीशन कंप्लीट हो, और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। सो इस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। सो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको डोनेट करेगा, क्लोरीन को डोनेट करेगा। सो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। सो एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 8 ऐसे हो जाएगा क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन। एंड सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, सो सोडियम मेटल से क्या हो जाएगा, सोडियम के आयन तैयार हो जाएगा, दैट इज Na+। एंड क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है सोडियम से, सो इससे क्या हो जाएगा, क्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। सो इस वजह से ये जो कंपाउंड है तो वो 2NaCl ये जो कंपाउंड है ये यहाँ पर तैयार हो जाता है। सिमिलरली मैग्नीशियम एंड पोटेशियम के बारे में भी इस तरह से होता है। द आयनिक कंपाउंड MgCl2 एंड KCl रिस्पेक्टिवली। सो अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट एग्जाम्पल ऑफ एनी 2 आयनिक कंपाउंड्स, सो अगर आपको एग्जाम्पल अगर आयनिक कंपाउंड के पूछे जाते हैं तो एक तो आपको ये कंपाउंड पता है NaCl सोडियम क्लोराइड, और उसके अलावा आप ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं MgCl2 KCl, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। सो इस तरह से आपको ये चीज़ें जो है वो याद रखनी है, वो जो है रिएक्शन जो है मेटल्स की नॉन मेटल्स के साथ। सो इस तरह से हमने इस वीडियो में बात की रिएक्शन जो है मेटल की एसिड के साथ किस तरह से होती है, नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है, एक्वारेजिया की कंसेप्ट जो है वो क्या है उसके बारे में जानकारी ली, और मेटल अगर दूसरे मेटल के सॉल्यूशन जो है सल्फेट्स के सॉल्यूशन जो है उसके साथ अगर रिएक्ट होते हैं तो किस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है और किस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो काम करती है उसके बारे में हमने जानकारी ली। और मेटल अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसके बारे में भी हमने इस वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।